Today we are going to discuss one or two examples or problems of LPP model number one, and then we are going to shift to the second lesson, or sorry, third lesson, LPP model number two, where we will do the solutions with graphical methods. So, question is, nutrition N1 and N2 are required by two persons, P1 and P2. 1 unit of P1 contains 4 unit of N1 and 6 unit of N2, whereas 1 unit of P2 contains 5 units of N1 and 4 units of N2. So minimum consumptions of nutrition by P1 are 65 units and P2 are 85 units. The cost per unit of P1 and P2 is rupees 8 and rupees 6 respectively. Formulate LPP. So we have nutrition 1 and nutrition 2, and then we have two persons denoted as P1 and P2. So we will draft a table, right? So nutrition and persons, N1, N2, and then P1, P2. So here N1 and N2 is there, and here we have P1 and P2 and their respective details, right? So nutrition 1, person 1, units 4, nutrition 1, person 2, unit 5, nutrition 2, P1 6, nutrition 2, P2 4, and their minimum consumption. Now when it comes to minimum consumption, we need to understand that our objective functions would be minimum z, राइट, बिकॉज यहाँ पे कंजम्पशन को मिनिमम बोला गया है. सो ऑलरेडी क्वेश्चन में एक टर्म दिया है मिनिमम कंजम्पशन, सो वी नीड टू अंडरटेक द टर्म मिनिमम एंड देन सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में विल कंसीडर इट एज min z. ठीक है, नाउ लेट अस सी. फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ एंड फर्स्ट वी नीड टू राइट डिसीजन वेरिएबल्स. यहाँ पे सिर्फ दो ही डिसीजन वेरिएबल्स है, दैट इज x1 इज इक्वल टू यूनिट ऑफ p1, बिकॉज हम लोग पर्सनस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. न्यूट्रिशन इज जस्ट अ बेस. न्यूट्रिशन कितना कंज्यूम करेंगे और वो पर्सन कितना यूनिट कंज्यूम करता है वो देखना है हमें. ठीक है, सो N1 न्यूट्रिशन P1 कितना कंज्यूम करता है, तो हमारा फैक्टर या फिर वेरिएबल जो है वो पर्सनस है, ना कि न्यूट्रिशन. सो ध्यान में रखिएगा, वरना एग्जाम में x1 में N1 लिख कर आओगे और N2 लिख कर आओगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऐसे बहुत सारे देखेंगे, तभी जाके आप प्रैक्टिस करते करते आपको डिसीजन वेरिएबल कैसे लिखना है, टैबुलर फॉर्म में कैसे लाना है, वो समझ में आएगा. देन डिसीजन वेरिएबल के बाद विल राइट ऑब्जेक्टिव फंक्शंस. ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्टिव, दैट इज मिनिमम कंजम्पशन. तो जब मिनिमम कंजम्पशन बोला है तो हमारा मिनिमम z हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में. ठीक है, और 8x1 प्लस 6x2. क्यों 8x1 बोला है, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका जो कंजम्पशन है वो मिनिमम होगा, एंड वही मिनिमम कंजम्पशन आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से. देखिए मिनिमम कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिशन बाय पी आर ठीक है, 65 and 85, and cost per unit is रुपीज 8 and 6. तो हम जब ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के इसमें लिखेंगे, हमारा जो कॉस्ट है वो 8 और 6 यहाँ से हम लोग कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो ये 8 एंड 6 का वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंगे और टैबलर में मिनिमम कंजम्पशन 65 और 85 यहाँ से हम लोग लिखेंगे. देन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में जब हम बात करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा दिया हुआ है. देखिए यहाँ पे 4 है, सो 4x1. ठीक है, 4x1 हम लेंगे. देन उसके बाद 6x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बिकॉज मिनिमम कंजम्पशन बोला है तो हमारे पास कम से कम इतना अवेलेबल है. ठीक है, मैक्स टू मैक्स हमारे पास कितना है वी डोंट नो. सो मिनिमम कंजम्पशन P1 की तरफ से N1 N2 का 65 होना चाहिए.
ठीक है। सो P2 का कंजम्पशन मिनिमम इसलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। अगर मैक्सिमम बोलेंगे तो 4x1 प्लस 6x2 लेस देन 65 आता, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, कीवर्ड्स है जो हमें याद रखने हैं और उस हिसाब से हमें वो सिंबल्स एंड न्यूमेरिकल टर्म्स लिखने हैं वहां पे एग्जाम्स में। Then 5x1 plus 4x2 is greater than equals to 85 because max minimum consumption है 85, and then x1 x2 is greater than equals to 1, so it is non-negativity। x1 और x2 हमेशा ही greater than 0 रहेंगे। वो नंबर क्या होगा we don't know, ठीक है, बट वो नॉन नेगेटिव है, इसलिए हम लोग को वो कंपलसरी लिखना है। एग्जाम में अगर आप नॉन नेगेटिविटी नहीं लिखोगे और इग्नोर करोगे एंड सोचोगे कि यार उसमें क्या लिखना है, तो आपके 1 या 2 मार्क्स कट होने के चांसेस हैं। सो सिंपल है, हमें कुछ ही चीजें करने हैं एंड उसके बेस पे हमें सॉल्यूशन जो है पूरा क्वेश्चन में ही दिया गया है। सो क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे सेम दिया है, न्यूट्रिशन 1 न्यूट्रिशन 2 required 2% P1 P2 1 unit of P1 constraint 6 units N1 and 8 units of N2, whereas 1 unit of P2 contains 7 unit of N1 and 3 units of N2। मिनिमम इनटेक ऑफ N1 आर 50 यूनिट्स एंड N2 आर 70 यूनिट। यहाँ पे भी मिनिमम बोला है तो मिनिमम Z लेंगे। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ P1 एंड P2 इज ₹90 एंड 100 रेस्पेक्टिवली। फॉर्मूला LPLP सेम क्वेश्चंस है, ठीक है, सिर्फ डिटेल्स जो है वो चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे 65 85 की जगह में 50 60 50 70 लिया है एंड सॉल्यूशन विल बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स के आगे 6x1 प्लस 7x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 फॉर पर्सन P1 हमें वो लिखना जरूरी है, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 में हमने देखा था, ठीक है। सो वी आर गोइंग अहेड विद अनदर एग्जांपल। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, ठीक है, 2 वेरिएबल्स एक्चुअली, फूड 1 फूड 2, लेकिन उनके लिए रिलेटेड जो विटामिन है वो 3 है। तो ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन विल फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। A diet conscious housewife to ensure certain minimum intake of vitamins A, B, C for the family. Then minimum daily needs of the vitamin A, B, C for the family respectively are 30, 20 and 16 units. For the supply of this minimum vitamin requirement, the housewife relies on two fresh food, F1 and F2. The F1 provides 752 units of 3 vitamins per gram respectively, and the F2 provides 248 units of the same 3 vitamins per gram for of the foodstuff respectively. F1 cost rupees 3 grams and F2 cost rupees 2 gram. Formulate LPP. So पूरा डेटा हमारे पास थियोरेटिकली है, उसे कन्वर्ट करना है हमें डायग्रामेटिक और टैबुलर फॉर्म में। विटामिन ए बी सी F1 752, F2 248 एंड मिनिमम नीड्स बोला है 30 20 60। सो मिनिमम बोला है तो हमारा जो सिंबल है में हम लोग मैक्सिमम का साइन देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। So our variables are two: x1 number of unit vitamins provided by F1 and x2 number of of vitamin provided by F2, that is food 1 and food 2। then objective functions would be minimum Z 3x1 plus 2x2, ठीक है। एंड हमारा जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है वो 3 आएंगे अब यहाँ पे, बिकॉज विटामिन 3 है, राइट। पहले हम सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट सिर्फ 2 ही लिखते थे, बट हमारे पास कंस्ट्रेंट 3 है। सो 7x1 plus 2x2 is greater than equals to 30। 5x1 plus 4x2 is greater than equal to 20। 2x1 plus 8x2 is greater than equal to 16। x1 x2 is greater than equals to 6 0। सो यहाँ पे ब्रैकेट में हमेशा नॉन नेगेटिविटी लिखना है हमें, ठीक है। अगर नहीं लिखते हैं तो हाफ मार्क कट होने के चांसेस है। ये टेक्स्ट बुक है, उनको अलाउड है, एक बार उन्होंने हमें नोटिफाई दिया कि x1 x2 is greater than 0 is non negativity, they have an option not to write or not to print again, but we don't have any options। अगर हमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 से लेके LPP के ही क्वेश्चंस पूछा है तो नॉन नेगेटिविटी हमें हर क्वेश्चंस में लिखना है, सॉल्यूशन में लिखना है। Then there are number of questions are similar, and I don't think
each and every question explanation is required. So if you'll go through with the PDF, you will understand कि क्वेश्चन जो है सब सेम है और उनके सॉल्यूशंस भी सबकी सेम है, ठीक है. So if you have any doubt, you can ask, or else we'll start with some other another topic. So I'm waiting for your doubts. अगर है तो चैट बॉक्स में बोलिए सर आई हैव डाउट एंड योर क्वेश्चन, एंड इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन simply text no doubt sir. So there are no doubts, so we are continuing with our next chapter, that is linear programming, module number 2, graphical method. So graphical method can be used when the number of decision variables are processed R2, right? It is also known as geometrical method. So if question appears like solve the problem with solve the LPP or linear programming problem with geometric method, then you need to do it in a graphical method. So graph is nothing but a linear. A linear graph consists of a number of nodes or junction points, each joined to some or all of the others by arc or line. So हर एक जो लीनियर है या फिर हर एक जो जंक्शन पॉइंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा टू गिव सम रिजल्ट either by a joint or by an arc line. To find optimal solution to a linear programming problem, there are two methods available. One is graphical method and second is simplex method. So whatever we have solved was a simplex method, ठीक है. And now अब हम जो देखने वाले हैं वो graphical method है. So methodology of graphical method, number one, maximization. जब भी मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो हमें ये एग्जांपल्स के थ्रू समझना है कि नया क्या चीज़ हमें मिलेगा, राइट. So question is, a company manufactures two products, P and Q. Both products are processed on two machines, M1 and M2. One unit of manufacturing product P contains 6 hours on M1 and M1 and 2 hours on M2. Whereas one unit of manufacturing product Q contains 4 hours on M1 and 4 hours on M2. Total availability of machine M1 and M2 are 7,200 hours per month and 4,000 hours per month. Profit per unit for P is rupees 100 and for Q is rupees 80. Find out the monthly production of A and B to maximize profit by graphical method. So maximize है तो हमारा जो objective function है वो max z होगा. So we will convert the theoretical part into tabular format in our solution. Machine 1, machine 2, PQ availability. So machine 1 P6, machine 2 P 2 units, machine 1 Q4, machine 2 Q4. Availability for machine 1 is 7,200, machine 2 is 4,000. So step 1, formulation of LPP, linear programming problem. So as usual, decision variable x1 number of units of P per month, x2 number of unit of Q per month. Then objective function max z is equal to 100x1 plus 80x2. Then subject to constraint 6x1 plus 4x2 is less than equals to. Why? Because हमारे लिए जो availability बताया गया है वो maximum है, right? So इसके ऊपर और कुछ होगा क्या? नहीं. तो इसके नीचे ही हमारे जो भी availability होंगे और उसके इक्विवेलेंट अवेलेबिलिटी होंगे. सो इसलिए लेस देन इक्वल्स टू 7200. 2x1 plus 4x2 less than equals to 4000. x1 x2 is greater than equals to 0, नॉन नेगेटिविटी. ये है हमारा स्टेप नंबर 1 जहाँ पे हम सिंप्लेक्स मेथड से हमारा एलपीपी सॉल्व करेंगे. नाउ स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रोडक्ट पी x1 एंड वर्टिकल एक्सिस प्रोडक्ट Q x2. So x2 x1 ये हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन होगा. वर्टिकल लाइन में y होगा, y एक्सिस होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन में x एक्सिस होगा. वर्टिकल लाइन में हम प्रोडक्ट Q के डिटेल्स लेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन में हम प्रोडक्ट P के डिटेल्स लेंगे, ठीक है. ये यहाँ से हमारा ग्राफिकल शुरू होता है. अब क्वेश्चन आएगा सर एग्जाम में क्या हमको ग्राफ पेपर मिलेगा? तो अगर मिलेगा तो पहले इनको सम टाइम देगी, ठीक है, लेकिन
कभी कभी नहीं भी मिलता है, सो आपको अपने क्वेश्चन पेपर के जो आंसर शीट है, आंसर शीट में आपको वो ड्रॉ करना है। सो आंसर शीट में कैसे कितने लाइंस का ड्रॉ करना है उसका प्रैक्टिस आपको अभी से ही करना है, बिकॉज पिछले 10 महीने से आप लोगों ने लिखना बंद किया है। ठीक है, आप सिर्फ सुन रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और सिर्फ आप डिजिटली एग्जाम्स लिख रहे हो। सो प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग इज मस्ट राइट नाउ, बिकॉज ऑफलाइन एग्जाम्स शायद होंगे या नहीं होंगे, वी रियली डोंट नो, स्टिल कंफ्यूजन इज देयर। सो एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, बट एटलीस्ट खुद के प्रैक्टिस के लिए अपना राइटिंग चालू करो। अदरवाइज ऐसा होगा कि 2 साल बाद आप लिखना भूल गए और फिर से बेसिक एबीसीडी आपको चालू करना पड़ेगा। देन वर्टिकल वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस ड्रॉ करने के बाद थर्ड स्टेप हम करेंगे, दैट इज फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कंस्ट्रेंट लाइन टू रिप्रेजेंट कंस्ट्रेंट लाइन ऑन द ग्राफ। अब हमें कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। So the constraints are presently in the form of inequality. We should convert them into equality to obtain coordinates. अब coordinate निकालना है, हमें solve करना है, तो उसे इक्वालिटी में लाना पड़ेगा। सो जो इक्वेशन है हमारे पास वो इनइक्वालिटी है, यानी वो लेस देन इक्वल्स टू है या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेकिन वो इक्वालिटी के लाइन में नहीं। ठीक है, सो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो converting into equality form, 6x1 plus 4x2 is equal to 7,200. So x1 is the intercept on x-axis and x2 is the intercept on y-axis. ठीक है, so इस तरीके से हम इक्वेशन को इक्वल करेंगे। सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ हमें वो लेस देन का सिग्नल साइन हटाना है एंड इक्वल्स टू का साइन डालना है। नाउ हमें फाइंड आउट करना है x1 एंड x2। सो let x2 is equal to 0. So to find x1, let x2 be 0. x1 का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो हमें x2 को 0 कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज इक्वेशन में x2 भी है, राइट। सो किसी एक का अगर फाइंड आउट करना है हमें वैल्यू, तो किसी दूसरे को हमें 0 लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x1 को 0 कंसिडर करेंगे ताकि x2 का वैल्यू मिले। ठीक है, सो टू फाइंड x1, let x2 is equal to 0. So 6x1 plus 4x2 is equal to 7,200 as it is, जो equation है वो। Then 6x1 plus 4 into 0, why 0? Because x2 का वैल्यू जो है हमने यहाँ पे 0 डिनोट किया है। ठीक है, सो ये जो वैल्यू है 4 इंटू एक्स 4x2, वो 4 इंटू 0 हो जाएगा एंड देन उसका जो वैल्यू है यहाँ पे भी 0 है, राइट। सो ये एक स्टेप क्लियर। तो 6x1 प्लस 0 कोई मतलब नहीं है लिखने का, तो इसलिए 6x1 इज इक्वल टू 7,200 एंड x1 इज इक्वल टू 7,200 डिवाइडेड बाय 6। सो 7,200 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारे पास x1 का वैल्यू आएगा और x2 का वैल्यू 0 होगा। तो सबसे पहला ग्राफिकल टर्म, ग्राफिकल जो हमें नंबर्स चाहिए वो हमारे पास आ गए, दैट इज x1 इज 1200 एंड x2 इज 0। तो x2 0 से शुरू होगा और x1 जो है 1200 पे टच होगा। सिमिलरली x2 को फाइंड आउट करना है हमें, तो लेट x1 बी 0। सो 6x1 प्लस 4x2, x1 के जगह पे हमारा जो सिग्नेचर है 0 नंबर है। ठीक है, तो x6x1 इंटू 6, सो यहाँ पे 0 लिखेंगे एंड बाकी का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, राइट। सो 7,200 7,200 7,200, 4x2 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 सेम एज इट इज, स्टेप बाय स्टेप लिखा है हमने। सो 7,200 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो हमारा फाइनल आंसर जो है 1800 होगा x2 और x1 होगा 0। सो व्हेन x1 इज 1200, x2 is 0 and x2 is 1800, then x1 is 0। ठीक है, वेरी सिंपल है, बहुत हार्ड या फिर एकदम कैलकुलेटिव नहीं है, जस्ट सिंपल तरीके से हमें वो सॉल्व करना है। अब हमने कन्वर्ट किया इनटू इक्वालिटी फॉर्म, फिर हमने x1 x2 के वैल्यूज फाइंड आउट किए। सो हेंस द टू पॉइंट्स व्हिच मेक द कंस्ट्रेंट लाइन आर 1200 0 and 0 1800।
1200 0 और 0 1800 क्यों लिखा है? बिकॉज x1 इज 1200 एंड x2 इज 0, x1 इज 0 एंड x2 इज 1200, इस तरीके से हमें वो डिनोट करना है, राइट? देन कंस्ट्रेंट नंबर 2 का भी हम इक्वालिटी में कन्वर्जन करेंगे एंड वहां पे भी लेट x2 be 0 to find x1, कैलकुलेशंस करके हम x1 2000 और x2 0 मिलेगा एंड देन सिमिलरली लेट x1 be 0 to find x2, ठीक है? तो हमारे पास वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है? अब जितने कंस्ट्रेंट होंगे हमारे पास उतने बार हमें ये इक्वालिटी का फॉर्मूला करना पड़ेगा. सो हेंस द टू पॉइंट्स व्हिच मेक्स द कंस्ट्रेंट लाइंस आर 2000 एंड 0 एंड 0 एंड 1000, ठीक है? उसके बाद each constraint will be represented by a single straight line on the graph. There are two constraints, hence there will be two straight line. The coordinates of points are. So constraint number 1 के लिए हम tabular form में हमारे पास जो coordinates मिले वो लिखेंगे. Constraint number 2 में tabular format में हम constraint number 2 के coordinates मिलेंगे. And then fourth step is representing the constraint line on graph. So to mark the points on the graph, we need to select appropriate scale. Which scale to take will depend on maximum value of x1 and x2 from coordinates. ठीक है? So हमें मार्क करना है ग्राफ में और we need to select the appropriate scale. जितना स्केल लेना है उतना ही हमें कंसिडर करना है. Scale to take down will depend on maximum value of x1 and x2. जो स्केल है वो डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है. ठीक है? तो अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू 2000 दिख रहा है तो मैं 500 से स्टार्ट करूंगा. ठीक है? तो 100 500 1500 2000 ऐसे हम लोग शुरू कर सकते हैं. ठीक है? तो जो भी रेंज आप लोगे रेंज सिमिलर होना चाहिए. आपने ऑलरेडी ग्राफिकल क्वेश्चन स्कूल्स में और फिर 11 12th में शायद किया होगा. So for x1 we have two values 0 and 2000. Maximum value for x2 is 2000. ठीक है? And for x2 we have two values 1800 and 1000. Max value for x2 is 1800. ठीक है? यहाँ पे x2 लिखा है मैक्स वैल्यू, उसको हमें x1 करना है. प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ध्यान दीजिएगा. So assuming that we have a graph paper 2 into 30 centimeter, we need to accommodate our lines such that for x-axis maximum value of 2000 contains in 20 centimeter. तो हमें scale भी लिखना है कि 1 centimeter is equal to 200 units. So 10 centimeter is equal to 2000 units and 9 centimeter is equal to 1800 units. तो scale should be such that the diagram should not be too small. ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पहले प्रैक्टिस में ही दिखाई देंगी. Then constraint number 1, the line joining the two points 1200 0 and 0 1800. देखिए यहाँ पे ये 1200 है और ये 1800 है. हमें ये दोनों को ज्वाइन करना है. तो x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1200. ठीक है? और x2 का वैल्यू कितना है जी? ये देखिए ये x1 का वैल्यू है और यहाँ पे हमने x1 के लाइन में इसको पॉइंट किया है. अब यहाँ पे x2 का वैल्यू है और यहाँ पे हमने x2 के यहाँ पे पॉइंट किया है. अब ये कैसे पॉइंट किया है? 1200 एंड 0, सो 1200 है. ठीक है? सो 1200 है, यहाँ से हमने 0 लिया है तो पॉइंट हम यहाँ पे देंगे. ठीक है? एंड देन यहाँ से 0 से 1800 है तो हमने पॉइंट यहाँ पे दिया है और ये दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया? अभी ज्वाइन किया है. सिंपल. ठीक है? तो इस तरीके से हमारा जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है वो हम डिराइव करेंगे. सो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन will satisfy the equation, that is equality. Every point below the line will satisfy the inequality. ठीक है? सो जो भी लाइन के ऊपर है वो इक्वालिटी होगा, जो लाइन के बिलो होगा वो इनइक्वालिटी होगा. सेम कंस्ट्रेंट 2 के लिए भी हमें सेम करना है. 2000 एंड 1000 के पॉइंटर्स को मार्क करना है एंड देन वी नीड टू जॉइन अ स्ट्रेट लाइन. सो अगेन सेम. सो फाइनली जब हम दोनों ग्राफ्स को एक साथ देखेंगे, ठीक है, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस. ये है हमारा कंस्ट्रेंट नंबर 1 का ग्राफ एंड ये है हमारा कंस्ट्रेंट नंबर 2 का ग्राफ. ठीक है? तो 1000 2000 1800 1200 इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है वो दिखेगा. एंड देन फाइनल स्टेप जो है वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिबल रीजन. अब हमारे पास फिजिबल रीजन देखना है. फिजिबल रीजन क्या है? इट इज रीजन बाउंडेड बाय कंस्ट्रेंट लाइन. All points inside the feasible region or on the boundary of the feasible region or at the corner of the feasible region satisfy all constraint. ठीक है?
तो हमारे पास फिजिबल रीजन, जब भी मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे तो हमारा फिजिबल रीजन जो है ये इनर साइड में होगा। ठीक है, और ये इनर साइड में कंसिडर हम तभी करेंगे जब हमारे पास मैक्सिमाइजेशन होगा। सो ये जो इनर कॉर्नर्स है हमारे पास ए बी एंड सी का, ये हमारा फिजिबल लाइन है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमारी फिजिबल है जो भी हमारे लाइंस के अंदर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है कि सर ये कैसे किया, कैसे निकाला, या फिर इक्वेशंस हमें कैसे करना है, तो दे कैन आस्क इन चैट बॉक्स, और एल्स नो डाउट करके आप बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा।